हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा देखो, आज का जो टॉपिक है आपका जैसा कि आपका बोर्ड पे दिख रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, जनवरी चल रहा है। तो एग्जाम भी ये मान लीजिए कि आपका जो कोस्ट गार्ड के बच्चों का है वो जल्दी आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि एयरफोर्स का एनरोलमेंट लिस्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है। और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि शायद उनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। ठीक है, कुछ बच्चों का। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बता दूं बेटा कि आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हो सकता है कि आपको मार्च लास्ट या अप्रैल में एयरफोर्स का फॉर्म भी देखने को मिल जाए या भरने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन अपना जारी रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम तो होगा ही, फॉर्म तो आएगा ही। ठीक है, उसको समय पर छोड़ दीजिए। आपके हाथ में जो है पढ़ना है उसको आप करिए। ठीक है, यकीन मानिए फॉर्म तो आएगा, ऐसा तो है नहीं फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। बेटा अगर आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करके चीजों को पढ़ाई जाती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स में एयरफोर्स या डिफेंस में जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चों के बहुत शिकायतें होती हैं कि सर मैं फिजिक्स में फेल होके चला आया। मैक्सिमम हर कोचिंग का बच्चा आता था और ये बोलता था सर मैं फिजिक्स में फेल हो गया। ऑफलाइन में दून एकेडमी तक के बच्चे दूर दूर से आते थे। अब मैं सब कोचिंग का प्रयागराज में भी नाम नहीं लूंगा, उन सब बच्चे आते थे, बोलते सर मैं फिजिक्स में फेल हो गया, जबकि फिजिक्स के क्वेश्चन भी उतने टफ नहीं आते हैं बेटा। तो कहीं न कहीं आप इंटरमीडिएट पास हो और आपके लेवल पे क्वेश्चन आता है तो आपका वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपको उतनी चीजें आनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी पेपर आता है। आप अच्छे से पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। ठीक है, और रेगुलर आप वीडियो देखिए, स्किप करके मत देखिए। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो हर उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको फिजिक्स से डर लगता है। यकीन मानो फिजिक्स से डर कभी वो बोलेंगे नहीं, फिजिक्स से डर लगेगा। ठीक है ना, वो खेल खेल में फिजिक्स को सॉल्व करना शुरू कर देंगे संतोष सर के साथ में। बस इतना है कि आप वहां तक पहुंचाइए, और आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करें, उनको भी बोलिए वो पढ़े, एंजॉय करें और उसका फायदा उठाएं। तो चलिए बच्चों, आज जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 2022 अब जो भी बच्चा प्रिपरेशन करेगा वो 2022 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेगा, चाहे वो बच्चा फिजिक्स के लिए पर्सनल। आज के ये जो वीडियो है फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का नहीं है। मेरे द्वारा मैथमेटिक्स भी बताया जा रहा है, एनडीए का मैथमेटिक्स, आईआईटी का मैथमेटिक्स, लेकिन ये पर्टिकुलर फिजिक्स के लिए है। तो जो भी बच्चा एनडीए की तैयारी करता है फिजिक्स की, वो बच्चा इसको विधिवत अच्छे से देखे। ठीक है, जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है वो भी फिजिक्स में अच्छे से देख सकता है, पढ़ सकता है। जो बच्चा नेवी की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, बेटा नीट मेडिकल के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम है, और इनके क्वेश्चन जो लेवल है इनका सबका एक ही लेवल है। और जो बच्चा टीजीटी पीजीटी, टीजीटी का या एक तरह से कह लीजिए पीजीटी की तैयारी कर रहा है, या जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या एलटी ग्रेड आने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है, तो इन सबके बेटा मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ये है कि जो इन सब में आता है उसका 90% क्वेश्चन इसमें लेक्चरशिप में आता है। कुछ क्वेश्चन एमएससी का बढ़ता है या बीएससी फाइनल ईयर का होता है, बाकी सारे सेक्शन यही है। तो आप ईमानदारी से अगर इसका पेपर सॉल्व कर लेते हो, नीट का पेपर सॉल्व कर लेते हो, इन लेवल का पेपर सॉल्व कर लेते हो, आप सिलेक्ट हो गए। और यकीन मानो मैंने भी कुछ अलग नहीं किया, मैं सिलेक्ट जो आज हूं बस इन्हीं सब की वजह से हूं। मैं पढ़ाते पढ़ाते सिलेक्ट हो गया, आप लोग पढ़ करके सिलेक्ट हो जाइए। ठीक है, चलिए आज का जो क्लास है बेटा फिजिक्स का है। फिजिक्स में आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो मैकेनिक्स पढ़ाया जा रहा है, मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स चलेगा। और मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं आपेक्षिक गति। लेकिन उसमें भी रेन, जब बरसात होता है या क्रॉसिंग ऑफ रिवर, जब हम रिवर को क्रॉस करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चों कि रिवर को या नदी को जब हम एक किनारे से दूसरे किनारे पर क्रॉस करते हैं तो हम उसको किस तरह से क्रॉस करें कि हम कम से कम समय में पहुंचे। ठीक है, तो कम से कम समय में पहुंचने का मतलब क्या होता है कि बेटा जाहिर सी बात है, ये तो हर बच्चा जानता है कि नदी में पानी जिस तरफ बह रहा है, आप अगर उस दिशा में तैरते हो, माने इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है, या हिंदी में इसको बोलेंगे अनुप्रवाह। तो और इसको शुद्ध देहाती भाषा में बोलेंगे कि नदी में पानी जिस दिशा में बह रहा है, पानी के बहने की दिशा में अगर आप तैरते हुए जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है बहुत कम समय में उस पार पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ,
सीधे नहीं जाएंगे, आप तिरछा जाएंगे। ठीक है। और आपसे कभी कभी कहा जाता है कि नदी में हमें इस पार से उस पार जाना है, हमें भैया समय से नहीं मतलब, हमें कम से कम दूरी में जाना है। तो कम से कम दूरी आप तभी कवर करोगे बच्चा, क्योंकि जब आप डाउन स्ट्रीम में जाओगे, नदी में पानी जो चल रहा है, पानी के प्रवाह की दिशा में जाओगे, तो आपको बहा करके दूर लेके चला जाएगा। जनरली आप लोगों में से अगर कोई नदी नहर में तैरा है, या अगर नहीं तैरा है, तो कभी एक कागज का टुकड़ा एक किनारे छोड़ना बेटा, और देख लेना वो कहाँ जाएगा। बहते 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 अगर उस किनारे पर पहुंचता है तो बहुत दूर जाके पहुंचेगा। इसका मतलब अनुप्रवाह में दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको कम डिस्टेंस कवर करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, अप स्ट्रीम माने ऊर्ध्व प्रवाह, माने धारा पानी जिस तरफ बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप चलते हैं, तो आप कम से कम दूरी में नदी में पार कर जाते हैं। ये चीजें पूछा जाता है। दूसरा चीज यहाँ पे आएगा कि जब हम चल रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल में, हमारा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ऐसे होता है, अचानक गड़गड़ाहट की आवाज आई, बिजली चमका, और उसके बाद क्या होता है, पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे ऐसे गिरना शुरू हो गई। तो बेटा जब नीचे गिरना शुरू हो गई तो हम क्या करते हैं, हम छाते को क्या करते हैं, सबको पता है फिजिक्स, बेटा फिजिक्स कोई पढ़ा नहीं है, मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़े हैं, लेकिन सबको पता है कि हमें छाता कैसे करना है कि अपने आप को बच जाएंगे, नहीं भीगेंगे। बट पढ़ना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कितने कोण पे हम छाता को या अम्ब्रेला को रखें जिस वजह से हम भीगने से बच जाएं। या पानी बरस रहा है और अगर हम चल रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, ये चीज पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे बेटा, इसके लिए चीज जो होता है। बाकी फिजिक्स नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वही है, उसी को एकदम प्रैक्टिकल में एग्जांपल लेकर के चलते चले जाओगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई चीज अलग नहीं है। कभी आपसे पूछता है कि कोई सैटेलाइट है, किसी स्पीड से चल रहा है और अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो जब वो पूरब से पश्चिम घूम रहा है तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, और पश्चिम से पूर्व घूम रहा है तब उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है। अब जो नहीं पढ़ा होगा बोलेगा यार गोले गोल तो चक्कर है, घूम रहा है तो वेलोसिटी तो वही होगा ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी जब अर्थ के डायरेक्शन में घूमता है तो अलग होता है, और अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है कोई उपग्रह या सैटेलाइट तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी अलग होता है। ठीक है। तो आज हम लोग वही डिस्कशन करेंगे, वन डायमेंशन का लास्ट लेक्चर होगा, इसको वहीं पे कंप्लीट करेंगे, खींचेंगे। ठीक है। तो चलिए आज आपका लेक्चर नंबर 12 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का टॉपिक। और बेटा एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जो आपका एक चीज और जान लीजिए कि नया बैच आपका शुरू हो चुका है, नया बैच आपका जो है शुरू हो चुका है, नया बैच शुरू हो चुका है। और जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी लेना है, वो हमारे इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, और कांटेक्ट करके एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ा करके बढ़ सकता है आगे। फीस इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, कंप्लीट कोर्स का शायद 4000 है, लेकिन आप इंडिविजुअल अगर कोई कोर्स करते हैं तो इंडिविजुअल किसी एक सब्जेक्ट के कोर्स की फीस जो है वो 1000 ही है। ठीक है, एक सब्जेक्ट की 1000 है। तो आप इंडिविजुअल फिजिक्स करना चाहते हैं तो आपको 1000 फीस पे करना पड़ेगा, इंडिविजुअल मैथ करना चाहते हैं तो 1000, इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का फीस 1000 ही है। तो बेटा आज आओ आप सभी बच्चे खेल खेल में फिजिक्स सीखिए संतोष सर के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा देखो यहां पे हमें डिस्कस करना है टॉपिक आपका जो लिखा हुआ था रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड बेटा देखो रिलेटिव स्पीड को हम कहते हैं सापेक्षिक चाल, सापेक्ष चाल या सापेक्षिक चाल। ठीक है, सापेक्षिक चाल। ठीक है। तो बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में आपको शायद मैथमेटिक्स में भी डिस्कस किया गया, अर्थमेटिक में भी डिस्कस किया गया है। तो थोड़ा सा यहां पे एक चीज बताया जाएगा कि जब ये कह दिया जाए कि दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन है और दोनों ट्रेन S1 स्पीड से चल रहा है, दूसरा ट्रेन है S2 स्पीड से चल रहा है, और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है,
दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में इनका जो सापेक्षिक चाल होता है, रिलेटिव स्पीड होता है बेटा, वो दोनों का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाता है कभी कि 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक है और दूसरी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चलते हुए एक ट्रेन चलती है 45 मीटर दिया है ना, तो ये 45 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी ट्रेन चलती है आपका 65 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी? तो बेटा समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम बराबर हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा अपने लंबाई के बराबर, तो दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ देते हैं, जो कि आपकी थियरी के क्लास में इसके पहले एक्सप्लेन किया गया है। तो डायरेक्ट वो हो जाएगा 50 प्लस 100, दोनों ट्रेन की लंबाई दोनों डिस्टेंस हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो बेटा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, इसका स्पीड 65 है, इसका 45 है, ये दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं पैरेलल ट्रैक पे, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 माइनस 45 हो जाएगा, 65 माइनस 45 कर दोगे बेटा। अब आपका क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, आराम से आप इसको निकाल सकते हो, तो ये आएगा 75 सेकंड आएगा। ठीक है, 65 में से 45 घटा देंगे 2 बचेगा, और इसमें 150 में 2 से भाग देंगे तो 65 सेकंड आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा अगर यहाँ पे आ जाए कि कोई एक ट्रेन है जो S1 स्पीड से चल रहा है, दूसरा S2 स्पीड से चल रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आते हुए क्रॉस करते हैं। तो बेटा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो ऐसे सिचुएशन, ये सेम डायरेक्शन का है बच्चा, ठीक है, सेम डायरेक्शन का है, लेकिन जब दोनों बस हो, ट्रेन हो, साइकिल हो, कार हो, कुछ भी हो, एक का एग्जांपल दिया गया है, इसका मतलब वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों का वहां पे रिलेटिव स्पीड जो हो जाता है बच्चा, वो दोनों की स्पीड को ऐड कर दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह दिया जाए, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, ये 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, ये 65 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो बेटा समय टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लंबाइयां हो जाएंगी 50 प्लस 100, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे S1 प्लस S2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, 65 है, ये 45 है, तो इस क्वेश्चन में 65 प्लस 45 हो जाएगा। ये वैल्यू आंसर इसका चेंज कर जाएगा। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि 2 निचोड़ आप यहाँ पे पाए हैं। अभी पहला ये पाए हैं कि अगर आपका कोई बस है, ट्रेन है, कोई चीज है, वो SA स्पीड से चल रहा है और दूसरा SB स्पीड से चल रहा है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो S से माइनस SB हो जाएगा। ठीक है, इनका रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगा, जो कि आपने अभी ये सीखा। ठीक है, चाहे बस के केस में हो, चाहे ट्रेन के केस में हो, चाहे जिस किसी के केस में हो। ठीक, दूसरा चीज, अगर बेटा देखो कोई ये तो पहला केस था। दूसरा केस आपने ये सीखा कि अगर कोई बस है या ट्रेन है जो ऐसे स्पीड से चल रहा है और दूसरा बस ट्रेन है जो SB स्पीड से चल रहा है, लेकिन फर्क ये है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बेटा जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे इनका रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे इनका हो जाएगा SR इक्वल टू SA प्लस SB। ठीक है, तीसरा चीज बेटा यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि जब 2 बॉडी हो, 2 बस हो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, इसका मतलब एक ऐसे चल रहा है और एक ऐसे चल रहा है, परपेंडिकुलर चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मान लिया ऐसे ऐसे चल रहा है, SB ऐसे चल रहा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, तो रिजल्टेंट R बराबर हमें फार्मूला याद है, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, थीटा इक्वल टू 90 हो जाता है, तो प्लस 2AB अपने आप ही वहां से हट जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे हो जाएगा इनका ये रिलेटिव स्पीड यहाँ पे हो जाएगा √SA² प्लस SB²। ठीक है,
तो ये तब होता है जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये तब होता है जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये तब होता है जब दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो आज ही इसको कंप्लीट करना है, मोशन इन वन डायमेंशन, और ये आप जानते भी हैं, आपने इसको अर्थमेटिक में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेटा देखो, एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आज आपका मेन पोर्शन था, रिलेटिव स्पीड ही चल रहा है, और रिलेटिव स्पीड में इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। अभी मुझे रेन का और बोट का कंप्लीट पहुंचना है, ठीक है। अब बेटा देखो, इसमें चौथा चीज ये होता है कि व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, बोलेंगे इसको, व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। बड़ा जब उपग्रह है, कोई उपग्रह का चाल हो गया, मान लिया वीएस, ये सैटेलाइट का स्पीड हो गया, और अर्थ का स्पीड हो गया वी, ये पृथ्वी की चाल हो गई। तो बेटा जब उपग्रह कोई है, कोई सैटेलाइट है, वो पृथ्वी के चारों तरफ अगर घूम रहा है, और वो किस तरह से घूम रहा है, अगर वो पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है उस दिशा में घूम रहा है, तब उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, और जब वह जिस दिशा में घूम रही है उसके अपोजिट अगर वो घूम रहा है, तब उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा। तो आप लोग सोच करके बताइए क्या होगा। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा इसमें वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिलेटिव टू अर्थ। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिलेटिव टू अर्थ, ये क्या हो जाएगा, ये दो तरह से होता है। पहला, हमारी पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है ना। ऑफलाइन के क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पे आपको बताया गया है, और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, यहाँ जब आपका ग्रेविटेशन चैप्टर चलेगा, वहां पे आपको जियोस्टेसिस सैटेलाइट, भूतुल्यकारी उपग्रह की प्रॉपर्टी बताई जाएगी। तो वहां आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तो बेटा अगर सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट अगर वेस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहा है, ईस्ट, अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये पृथ्वी की सेम दिशा में है। और अगर पृथ्वी की दिशा में है तो ऐसे केसेस में इनका जो स्पीड हो जाता है वो ये हो जाता है भाई, सेम डायरेक्शन में अगर है, ठीक है, पृथ्वी की सेम दिशा में है, तो वहां पे रिलेटिव स्पीड ये हो जाता है। तो घबराना नहीं है, कभी आपसे दे दिया जाए कि कोई उपग्रह जो इतनी स्पीड से चल रहा है, अर्थ इतनी स्पीड से चल रही है, वो सैटेलाइट अर्थ के डायरेक्शन में चल रहा है, माने वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड उस उपग्रह का जो होता है पृथ्वी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो आपको ये लगा देना है। अगर अपोजिट हो जाएगा बेटा, तब क्या बताया था मैंने, अगर यही कह दिया जाए कि वो सैटेलाइट ईस्ट से वेस्ट चल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट तक चल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में हो गया, और पृथ्वी की विपरीत दिशा में हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों आपका प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इनका सैटेलाइट के केस में हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो अभी कोई बस चल रहा है, कोई ट्रक चल रहा है, कोई कार चल रहा है, तो उनका रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हो आपने सीख लिया। कोई उपग्रह घूम रहा है तो उनका रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं वो आपने सीख लिया। अब बच्चा हम आएंगे इसके बाद रेन, जो आपका मेन हेडिंग लिखा हुआ था, ठीक है, बरसात के लिए, तो ये चीजें पे आएंगे। चलिए आगे देखिए, तो आप इनका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसमें हम आते हैं, अगला कह दिया जाए, ये आपका बेसिक था, ये आप लोगों को पता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जहां पे आता है, जिस सेक्शन को
बहुत लोग अच्छे से समझ नहीं पाते बच्चे, वो अगला है, ये है आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माने वर्षा की बूंद का सापेक्षिक वेग आदमी के सापेक्ष या उस ऑब्जर्वर के सापेक्ष जो चल रहा है। भाई चलने के लिए तो क्या हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि पानी बरस रहा है तो पानी बरस रहा है तो उसमें आदमी भीगता है, जानवर भी भीगते हैं। तो बेटा जो बरसात का पानी होता है उसमें जो पानी जितनी स्पीड से आता है उसका स्पीड, और जो चल रहा है उसको हम ऑब्जर्वर मान लें या आदमी मान लें या जानवर मान लें, जो भी चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसका स्पीड क्या हो जाता है, तो क्या होता है। तो बच्चों देखो अक्सर होता क्या है, होता क्या है कि जैसे अगर मान लिया कोई आदमी है, भाई पिक्चर पे एकदम मत जाना, ठीक है, एकदम पिक्चर पे मत जाना बेटा, ठीक है। ये मान लिया कोई आदमी है और ये इस तरह से चल रहा है आपका, ठीक है, इस तरह से नहीं, हाथ हटा देते हैं इसका यहां से, ठीक है, इस तरह से चल रहा है और हाथ इसका जो भी है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। तो बेटा देखो ये आदमी है अगर आपका, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मैन है, तो जब ये आदमी चल रहा है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है ऐसे, तो इसका स्पीड किस दिशा में होगा, हॉरिजॉन्टल पे अगर इस दिशा में चल रहा है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, vm हो जाएगा इस दिशा में, है ना। तो ये vm इस दिशा में ऐसे चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अच्छा पानी कैसे गिर रहा है, पानी की बूंद जो गिर रही है बेटा वो इस तरह से गिर रही है ना, पानी की बूंद जो गिर रही है वो इस तरह से गिर रही है, ठीक है, इस तरह से गिर रही है। तो पानी जो गिर रहा है वो इस डायरेक्शन में आकर के गिर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में गिर रहा है, तो अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, ये इधर चल रहा है, पानी की बूंद इस तरह से गिर रही है, तो हम इनमें क्या कर सकते हैं भैया, इनमें ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में इनका ये हो जाएगा बेटा कि ये क्या करेगा, तुरंत छाता खोलेगा और छाता खोल करके लगाएगा। तो अक्सर देखा है ना आपने, छाता खोल करके सब ऐसे सीधा नहीं रखते हैं, ऐसे थोड़ा सा तिरछा लगा देते हैं। तो ऐसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो ऐसे सिचुएशन में जब ये हो जाएगा यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हैं कि वी आर, इसको मैं दूसरा कलर चेंज कर देता हूं, देखो रेन का वेलोसिटी ये हो गया, पानी जो बरस रहा है ऐसे, ठीक है। और दूसरी चीज, आदमी अगर ऐसे चल रहा है तो अगर हम ये डायरेक्शन ले लें तो आदमी का ये स्पीड जो होता है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा वेक्टर में, ठीक है। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, आदमी इधर की तरफ आ रहा है, पानी ऐसे आ रहा है, ये क्या करेगा, छाता वर्टिकल से ऐसे लगाएगा थीटा एंगल बना करके। तो ये वर्टिकल से मान लिया थीटा एंगल बना करके छाता ऐसे लगाया, यही इनका छाता होगा, ये छतरी होगी इनकी, ये छतरी होगी, और इसको ये ऐसे लगा देंगे और ऐसे लगाएंगे, तब ये बचेंगे, ठीक है, तब ये बचेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, तो बच्चा देखो यहां पे हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to relative velocity of rain, relative velocity of rain with respect to man या ऑब्जर्वर, आदमी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बेटा वो हो जाएगा वी आर एम, ये बराबर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में वी आर माइनस वी एम, वेक्टर फॉर्म में वी आर एम को क्या लिख सकते हैं, वी आर माइनस वी एम, ऐसा लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये वेक्टर के डायरेक्शन में होगा
और ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये इनका रिजल्टेंट डायरेक्शन ये इस दिशा में होगा। क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसका नॉमिनेशन कर दें, डॉट डॉट लाइन बना करके इनका अगर हम नॉमिनेशन कर दें ओ ए बी सी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने इनको क्या लिखा है, ये लिखा है ए बी। देखो एक तो फॉर्मूला आपको ये जानना है, ये होगा वेक्टर फॉर्म में होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो मैं निकालने जा रहा हूं। जब पूछ ले कि उस बरसात का जो पानी गिर रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर या आदमी के सापेक्ष क्या होगा, तो उसका कैलकुलेशन किस फॉर्मूले से करेंगे वो मैं बता रहा हूं। ये बेटा वेक्टर है, वेक्टर तक की लंबाई है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकाल के आपको बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, वी आर क्या है, ए बी हो गया, माइनस ये वेक्टर वी एम क्या हो गया, वी एम हो गया आपका यहां से एओ हो गया, एओ, ठीक है, ये हो गया। अब भैया इसको हम लिख सकते हैं ए बी माइनस माइनस ओ ए लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ओ ए, और ये बराबर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, वेक्टर भैया ये सी है ना, तो ये आ जाएगा बराबर वेक्टर सी ए। और अगर ये वेलोसिटी हमने वी आर एम मान लिया है तो ऐसे सिचुएशन में वी आर एम बराबर हो जाएगा वेक्टर सी ए, और ये क्या हो जाएगा भैया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब हम ये बताएंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एसी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका मतलब वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। तो ये इनका परिमाण है, ये इनका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड। तो जब आपसे कभी ये दे दिया जाए कि पानी वर्टिकली इतने स्पीड से गिर रहा है और जो आदमी है हॉरिजॉन्टल पे इस स्पीड से चल रहा है, तो जो पानी गिर रहा है उस बूंद का स्पीड उस आदमी के सापेक्ष परिमाण में क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछ ले तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। और कभी ये फार्मूला दे दिया है वेक्टर फॉर्म में, कह दिया ये होगा तो ये भी होता है। तो वेक्टर फॉर्म में ये है, परिमाण या मैग्नीट्यूड में ये है। अब आपसे पूछ ले कि भैया वो आदमी कितना एंगल बना करके छतरी को ऐसे करे कि वो पानी से नहीं भीगेगा, बच जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा देखो एंगल क्या है, देखो ये हमने मान लिया कि वर्टिकल से हमने इसको थीटा एंगल मान लिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका आधार बन गया और ये बन गया लंब हो गया, ठीक है। आप इसको ट्राइंगल अगर बना दोगे बेटा तो ये आपका बेस बन जाएगा, क्योंकि थीटा आपने इससे झुका दिया तो ये आपका बन गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे देखो मैं ये हेडिंग हटा रहा हूं, हेडिंग हटाने की जरूरत पड़ गई है यहाँ पे, ठीक है। हेडिंग तो आप लोगों ने लिखा ही है, ठीक है, माने यहां पे हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अम्ब्रेला माने छाता, अम्ब्रेला, स्पेलिंग में मत जाइएगा बेटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अम्ब्रेला विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है, Vm अपॉन VR। तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Vm अपॉन VR, ठीक है। अगर ये इतना एंगल के बराबर है तो ये भीगेंगे नहीं, सुरक्षित आराम से बच जाएंगे। तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन कह दिया बेटा, दो क्वेश्चन आएगा, आपसे कोई क्वेश्चन कह दिया कि कोई आदमी क्षैतिज में इतने स्पीड से चल रहा है, पानी वर्टिकली ऊर्ध्वाधर उसके ऊपर इतने स्पीड से गिर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और मैन फाइंड आउट करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड पूछता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपका ये आ जाएगा, तुरंत आप इस फॉर्मूले पर रख दीजिए, आ जाएगा। अब आप कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दूसरा चीज, अगर आपसे पूछे को कितने एंगल से इंक्लाइन करता है
करे कि बच जाएगा, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, tan इनवर्स वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो माने आदमी जितने चाल से चल रहा है उसका चाल बटे ये कर दीजिए, पानी कितने स्पीड से बह रहा है तो थीटा और tan इनवर्स वो आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेन वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, और कभी ये दे दिया जाए कि ये भी होता है वेक्टर फॉर्म में, तो बेटा ये भी होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हम इस पे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है बेटा, जैसे अगर हम इसको मान लें, इसको अगर एग्जांपल के लिए 10 कुछ भी मान लें, इसको अगर हम मान लें कि ये मान लें ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, पानी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 अपॉन 1 tan इनवर्स 3 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3 क्या होता है, ठीक है, या इस तरह से दोनों को इक्वल कर दें तो जो भी होगा tan थीटा का वैल्यू अगर आप जानते हैं तो वहां से निकाल ले जाएंगे। दूसरा चीज, दोनों का स्पीड अगर ये दे दिया, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 1 इकाई 1 10 √10 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप इस पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रेन कंप्लीट हो गया, मैंने रिलेटिव स्पीड बस का बता दिया, ट्रेन का बता दिया, साइकिल का बता दिया। पृथ्वी के चारों तरफ कोई उपग्रह घूमता है तो उसका सापेक्षिक चार्ज रिलेटिव स्पीड बता दिया। इसमें मैंने बता दिया कि पानी जिस समय बरसता है किसी आदमी के ऊपर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माने वर्षा की बूंद का सापेक्षिक चाल क्या होता है, वो आपको यहाँ पे बता दिया गया। अब आपको बताया जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर, जब कोई पानी में तैरने वाला होता है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। और इसके बाद लास्ट हेडिंग होगा क्रॉसिंग ऑफ रिवर। इसके बाद 1 डायमेंशनल मोशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 डायमेंशनल मोशन आएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए अगला हेडिंग है आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तैराक का रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, देखो तैराक का रिलेटिव वेलोसिटी आप तभी निकाल सकते हो जब आप एक चीज जानते हो कि नदी या नहर, इन सब में किसी को बहते हुए देखा है या खुद तैरा है आपने या कोई चीज छोड़ा है देखा है, तो आप इसका निकाल सकते हो। नदी, नहर, नाली, कोई भी चीज बरसात के समय में जब बह रहा है पानी उसमें, तो आप उसको अगर कोई भी कहीं एग्जाम्पल देखे तो आप निकाल सकते हो बेटा। देखो होता क्या है, एक्चुअली हमने मान लिया कि ये है नदी आपका, ठीक है, ये आपका है नदी। ठीक है, अच्छा इसमें जो है आपका, चलिए इसी से बता देते हैं, इसमें पानी या धारा की चाल इस तरह से है। इसका मतलब समझ रहे हैं बेटा, इसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो धारा की चाल है वो क्या है, ये इस तरफ है, माने पानी है, धारा इधर की तरफ बह रही है। और अगर हमने मान लिया ये है, इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हम कहते हैं धारा की चाल, ये हो जाएगा धारा की चाल। दूसरा चीज, अगर हमने मान लिया कोई आदमी स्विमर है या नाव चलाने वाला, मान लिया बोट ही चला रहा है, नाव चला रहा है या तैरने वाला आदमी है, तो अगर नाव, एक ही चीज है बेटा, मान लिया नाव चला रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, ये नाव की चाल है, नाव की चाल है। लेकिन ध्यान देना ये स्टिल वाटर में है, शांत जल में है, बहते हुए पानी में नहीं है। अब बेटा देखो कोई नाव यहां पे रख दिया गया, ठीक है, यहां पे कोई नाव, भाई नाव तो नहीं बन पाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे आपको नाव बना के समझाने की। ठीक है, ये हो गया आपका नाव। ठीक है बेटा, ये हो गया नाव। अच्छा इस नाव का स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट ये है। ठीक है, समझे। अब बच्चों ऐसी सिचुएशन में अगर हम ये बात करें डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम को कहते हैं अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, या इसको आप कह सकते हो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में। तो इसको अगर हम दिखाएं वीडी से, तो बच्चा देखो होता क्या है, जैसे आपका कह दिया कि कोई
आदमी है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है पानी में, ठीक है, और पानी में जो पानी का स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, और कोई आदमी उसके अनुप्रवाह में कूद गया और तैर रहा है, या नाव कूद गया वो चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अनुप्रवाह की स्थिति में टोटल चार्ज क्या हो जाएगा। तो बेटा आपने देखा है एक चीज ना, अगर बाढ़ आ रहा है और बाढ़ में पानी जिस तरफ बह रहा है, कोई आदमी अगर उसकी दिशा में ही तैरना शुरू कर दे तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, ऐसा आपने देखा है ना। तो बढ़ती क्यों है बेटा, बढ़ती इसलिए है क्योंकि दोनों का स्पीड आपस में जुड़ जाता है। तो जब आप धारा की दिशा में चलते हैं, अनुप्रवाह में चलते हैं, डाउन स्ट्रीम में चलते हैं, तो बेटा आपका दोनों स्पीड जो होता है, बोट का स्पीड प्लस धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये दोनों जुड़ जाता है। धारा माने जो पानी बहता है उसी को धारा बहते हैं, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरा चीज आपसे कहा जाता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया बेटा, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह, हिंदी में ऊर्ध्व प्रवाह, प्रवाह। इसका मतलब हम बोलते हैं धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। अच्छा बेटा देखो, धारा के विपरीत क्या होता है, तो स्पीड आपका जो होगा ऊर्ध्व प्रवाह में, अप स्ट्रीम का मतलब यू से दिखा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। अब बेटा देखो, धारा के विपरीत, अब आपने देखा एक एग्जांपल, कभी नदी में पानी बह रहा हो जिस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में अगर कोई चीज चल रहा है तो चल पाता है क्या, नहीं चल पाता है, हम आप नहीं चल पाएंगे, अपोजिशन होगा, चल ही नहीं पाएंगे। नाव भी शायद एक बार ना चल पाए, लेकिन स्टीमर है जिसमें अतिरिक्त बल लगा करके ठेला जाता है, तो वो भले अपोजिट डायरेक्शन में चल जाए। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब पानी जिस दिशा में बह रहा है उसके विपरीत दिशा में, तो बेटा वहां पे स्पीड क्या होगा, कम होगा। आप पानी की दिशा में अगर चल रहे हो ना तो बहते चले जाओगे बहुत तेजी से, लेकिन अगर उसके विपरीत दिशा में चल रहे हो तो आपका स्पीड कम होता है बच्चा, ठीक है। तो कभी दे दिया जाए कि नाव की चाल इतनी है, धारा की चाल इतनी है, तो अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल की चीज है यार, इसमें जानना क्या है, तो सभी जानते हैं। बहता हुआ पानी, उसमें कोई चीज छोड़ो बहुत तेजी से भागेगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे पोजीशन होगा, ठीक है, उतना तेज नहीं भागेगा, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा ध्यान दो, अप स्ट्रीम में तभी जाएगा जब बोट का स्पीड स्ट्रीम से ज्यादा होगा, माने नाव की चाल धारा की चाल से जब अधिक होगी, तो ये आपका जो है अप स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा। तो जब नाव की चाल दे दी जाए, धारा की चाल दे दी जाए, और आपसे पूछ ले डाउन स्ट्रीम में अनुप्रवाह में चाल क्या होगा, तो जोड़ देंगे। ऊर्ध्व प्रवाह में चाल पूछता है तो आप माइनस कर देंगे। अब बेटा देखो, यहां से एक चीज और है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो जोड़ने से क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से एक फार्मूला आ जाएगा आपका कि यहां पे आ जाएगा VD प्लस VU बराबर 2VB, तो बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, VB। इसका मतलब जब कभी आपसे कह दिया जाए कि एक नाव है या एक आदमी है जो नदी की दिशा में इतनी स्पीड से चल रहा है, नदी के विपरीत दिशा में इतनी स्पीड से चल रहा है, तो नाव की वास्तविक चाल कितनी होगी शांत जल में, तो बेटा आप इस फार्मूले पे निकाल लोगे, ठीक है। जैसे कह दिया कि कोई नाव है, धारा के विपरीत दिशा में अगर ये चल रही है, तो ऐसे केस में इसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में चल रही है तो इनका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की वास्तविक चाल क्या है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 10/16/2 कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब आपसे पूछ ले बच्चा कि धारा की चाल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसी क्वेश्चन में इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड माइनस अप स्ट्रीम में स्पीड बराबर, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 इसकल्ट हो जाएगा VS माने धारा की चाल। तो जब कभी आपका दे दिया जाए कि डाउन स्ट्रीम में कोई नाव चल रहा है या नदी की दिशा में कोई नाव चल रहा है, उसका स्पीड इतना है, और नदी के विपरीत अगर वो नाव चल रहा है उसका स्पीड इतना है,
तो बेटा उस नदी में जो पानी बह रहा है जिसको हम धारा कहते हैं उसका स्पीड क्या होगा, तो हम इसको इस फार्मूले से निकाल लेंगे और ये क्या हो जाएगा, जैसे कह दिया गया डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है आपका 16 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे केस में जो नदी में धारा की स्पीड है वो क्या हो जाएगा और नाव की चाल जो है वो क्या हो जाएगा, तो नाव की निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, धारा की निकालना है तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 16 माइनस 10 6/2 कितना हो जाएगा 3, तो धारा की चाल आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना बच्चा। तो इस तरह से हम नदी का क्वेश्चन जो होता है निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट को स्विमर ही मान सकते हो, तो कैसे हम निकालते हैं नदी में, ये निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्विमर का स्पीड, तैरने वाला जो है स्विमर तैरने वाला या नाव दे दिया, जो तैरने वाला है उसका शांत जल में स्पीड इतना है और नदी में पानी इतनी स्पीड से बह रहा है और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो स्पीड बताइए, जोड़ दीजिए। तैरने वाला नदी के विपरीत दिशा में चल रहा है, घटा दीजिए। दे दिया गया जब तैरने वाला आदमी नदी की दिशा में तैरता है तो इतनी स्पीड से तैरता है, नदी के विपरीत तैरता है तो इतनी स्पीड से चलता है, तो उसका स्पीड क्या होगा, स्विमर का स्पीड क्या होगा, जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। आपसे कह दिया है तैरने वाला नदी की दिशा में इतनी स्पीड से तैरता है और नदी के विपरीत दिशा में इतनी स्पीड से तैरता है, तो भैया नदी में जो पानी बह रहा है उसकी चाल क्या होगा, दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर और बोट या कोई चीज आप चला रहे हैं, कोई जरूरी नाव ही हो, बहुत लोग उसमें स्टीमर चलाते हैं, बहुत लोग लकड़ी और बांस की बल्ली बना लेते हैं उससे चलते हैं, तो कुछ भी हो उन सब का कॉन्सेप्ट इसी तरह से होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला टाइप डिस्कस करते हैं, इसमें जो लास्ट होगा, टाइम भी खींच रहा है लेकिन लास्ट टॉपिक है आपका, चलिए आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ऑफ रिवर। क्रॉसिंग ऑफ रिवर, नदी को जब कोई क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो बेटा देखो नदी को जब कोई क्रॉस कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे कई केसेस होता है, जैसे मान लिया एक नदी ये है ऐसे, ठीक है, और नदी का पानी इस दिशा में बह रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इस दिशा में बह रहा है, या रिवर कर दें, नदी का पानी इस दिशा में बह रहा है। ठीक है, कोई आदमी यहां पर है, आदमी है वीएम, कोई आदमी यहां पर है, ये भैया चाहता है यहां से यहां तक तैरना और चाहता है शॉर्टेस्ट टाइम में तैरे। शॉर्टेस्ट टाइम में तैरे मतलब क्या कहते हैं उसको, शॉर्टेस्ट टाइम। अगर ये चाहता है कि ये इस यहां से इस पार ये ऐसे चलता है, आदमी की स्पीड ऐसे है, नदी की स्पीड यहां पे ऐसे है। ठीक है, ये चाहता है कि ये शॉर्टेज स्पीड से तैरे, यहां पर ऐसे चले, तो ऐसे सिचुएशन में यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेटा देखो 2-3 चीज होता है, हमें आपको लगता है कि ये ऐसे चल रहा है तो ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है बेटा। होता क्या है, होता यही है कि अगर ये आदमी यहां से इधर तैर रहा है तो नदी का बहाव अगर इधर है तो जनरली ये इस तरह से जाएगा। तो अगर मान लिया ए से बी इस पॉइंट पर आया और यहां तक इसने टोटल डी डिस्टेंस कवर किया, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो टाइम T1 बराबर होता है, T1 का मतलब ए से बी तक पहुंचने में जो समय लगेगा, ये क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी इनकी क्या हो जाएगी, डी अपन चाल क्या हो जाएगा बेटा, चाल ये हो जाएगा भैया अब ये किस में चल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं, नदी की दिशा में चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नदी की दिशा में जब कोई चलता है तो दोनों की स्पीड को जोड़ दिया जाता है भैया, तो ये आदमी की चाल प्लस जो है नदी की चाल, ये दोनों एक ही दिशा में हो जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि बी से ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो अगर ये टाइम T2 लगे, तो अगर ये कह दिया जाए बी से ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो भैया दूरी वही है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब ये यहां से इधर जब आ रहा है तो ये आपका किस में आ रहा है, अप स्ट्रीम में आ रहा है।
अब भैया देखो इधर से इधर आ रहा है, कह रहा है बी से ए तक पुनः वापस लौटने में कितना समय लगेगा, तो ये क्या कर रहा है, यहां से इधर आ रहा है, इसका मतलब अब ये पानी इधर बह रहा है, ये उल्टा आ रहा है, इसका मतलब अब अप स्ट्रीम में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा अप स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, v आदमी का जो चाल है माइनस जो नदी का वेग है, ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और आपसे पूछ ले कि नदी के इस किनारे से उस किनारे पर जाने में और उस किनारे से इस किनारे पर आने में कितना समय लगेगा, तो ऐसे सिचुएशन में उसका जो समय लगेगा t बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2। तो ये सारी चीजें आप यहां से निकाल सकते हो। जब आपसे कह दे कि पहुंचने में कितना समय लगेगा t1, आने में कितना समय लगेगा t2, आने और जाने में कितना समय लगेगा ये, और आपसे पूछ ले आने और जाने के समय का रेशियो क्या होगा, तो बच्चा ये हो जाएगा t1 अपान t2, ये बराबर कर देंगे d अपान इतना अपान इतना अपान इतना, तो 1 2 3 4, तो ये इससे कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा vm माइनस वी आर अपॉन vm माइनस v प्लस वी आर, ये ठीक है। तो जब ये कह दिया जाए कि नदी में पानी के बहने का वेग ये है, बोट या आदमी के चलने का चाल ये है, तो ऐसे सिचुएशन में आने और जाने के समय का अनुपात क्या होगा, तो ये होगा टोटल समय लगेगा क्या, ये होगा जाने में कितना समय लगेगा, ये होगा आने में कितना समय लगेगा, ये होगा। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा बेटा जब कोई आदमी अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पे हम ये डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज और होता है आपका, अगर आपका ये स्पीड पता है वेक्टर फॉर्म से और ये स्पीड पता है और ये स्पीड पता है, तो ये स्पीड हम निकाल ही सकते हैं आराम से वेक्टर फॉर्म से। ठीक है, ये ऐसे भी आ जाएगा, अगर ये पता है तो ये स्पीड हमारा निकल सकता है। ठीक है, तो देखो ये वेक्टर फॉर्म से कैसे निकालते हैं इसको, तो एक क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आता है। चलिए मैं इसको केवल डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, इसको बड़ा देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि नदी में पानी का जो रिवर का वेलोसिटी इस दिशा में है, कोई आदमी जो तैर रहा है उसका इस दिशा में चल रहा है वो, लेकिन फाइनली तैरते तैरते रिजल्टेंट उसका यहां पे आया ये, तो ऐसे सिचुएशन में इनका फार्मूला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, देखो ये इधर जा रहा है, ये एरो है, ये इधर जा रहा है, ये एरो है, तो यहां से यहां तक ये पहुंचेगा, क्योंकि रियल में ऐसे तो जाएगा नहीं, रियल में आदमी इस पार से उस पार जा रहा है, कम समय में जाना चाहता है, पानी इस दिशा में चल रहा है, ये सही है, देखेगा सबको, आदमी भी इस दिशा में चल रहा है, ये भी सही, लेकिन यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा ना बेटा, उसको यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई दे, तो यहां जब पहुंचेगा तो इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, तो बेटा ये आपका रिजल्टेंट बन जाएगा वेक्टर के हिसाब से। तो आप इसको क्या बोलोगे, वेक्टर के हिसाब से रिजल्टेंट v बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, आपका ये हो जाएगा vm स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर। ठीक है, या इनमें से अगर कोई इंडिविजुअल पूछ लिया जाए, vr पूछ लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा vm स्क्वायर, vr पूछ लिया जाए तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस vm स्क्वायर हो जाएगा, या vm अगर पूछ लिया है तो ये अंडर रूट हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v r स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। चलिए मैं इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहां पे इन्होंने कहा है ए बोट इज सेंट अक्रॉस रिवर विथ वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। बेटा इन्होंने कहा है कि बोट इज सेंट अक्रॉस रिवर विथ वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज इतना। इन्होंने कहा है कि एक नदी है, नदी में जो इसका चाल है वो इधर 8 किलोमीटर पर आवर है। कोई आदमी यहां से इधर जाना चाहता है, सर्टेन डिस्टेंस में बोट से जाना चाहता है, तो नदी की चाल ये है
इनका परिणामी चाल रिजल्टेंट स्पीड जो दे दिया है वो v बराबर दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की चाल पूछ रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, रिजल्टेंट ये हुआ, तो इसका निकालने के लिए वी बराबर क्या करेंगे, रिजल्टेंट का स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 10 10 में 100 8 64 36 होता है, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बोट का स्पीड हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म से ही निकाल सकते हो। और जब आपसे पूछे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे जाएंगे, तो इनको अप स्ट्रीम में आप चला देंगे, ठीक है ना। रिवर का स्पीड इधर होगा, आपको इस डायरेक्शन में निकालना है तो माइनस वी आर कर दीजिए, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बोट ऐसे चलेगा, आप अप स्ट्रीम में निकाल सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से आपका रिवर का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समय भी ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो चलिए बच्चा, वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे, आपको अगर पसंद आया सब लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को और आगे तक बढ़ाइए। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर दूंगा अभी, ठीक है, लेकिन टॉपिक आपका 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट होगा। तो आज इतना ही है, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।